तो इस तरीके से खजूरिया साहब का पूरा जीवन ये कश्मीर में लेफ्ट मूवमेंट के साथ इनका जुड़ा रहा और लेफ्ट मूवमेंट निश्चित रूप से डेमोक्रेट की अपना तरीके से और इंटरनेशनल डेमोक्रेट के रूप में अपना खजूरिया साहब वहाँ उभरे। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो राजनीति थी वो राजनीति तो दूसरे तरीके से करवट ले रही थी वहाँ पर और उस करवट लेने में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच भी जो टसल चल रहा था और कश्मीर का जो स्पेशल राज्य का इशू था उसको लेकर के पूरा देश आंदोलित था, पूरा भारत में वो आंदोलन वो तेज हो रहा था और कश्मीर को कहीं ना कहीं से तब तक वो कश्मीर पर पाकिस्तान का भी असर कुछ ज़्यादा ही पड़ने लगा था और वो एक तो ये खजूरिया साहब अपने जैसा कह रहे थे कि लेफ्ट लोगों का आंदोलन वहां तेज था और उनके हिसाब से तो कांग्रेस वहां नहीं दिखाई पड़ रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस अब्दुल्ला साहब के ही नेतृत्व में वहां कश्मीर डेवलप कर रहा था, कश्मीर का विकास कर रहा था वहां पर। जी खजूरिया साहब, आपने चर्चा को आगे बढ़ाइए। अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। दरअसल हमारी समझ जो बनी वो ये बनी कि क्योंकि हम हर चीज को अब 86 के बाद 86 के बाद जब कम्युनिस्ट मूवमेंट को रिव्यू करके हमने इंटरनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म बनाया, पार्टी बनाई, तो उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि आज के सोशल कन्फ्लिक्ट जो है वो कन्फ्रंट्रेशन से हल नहीं होंगे और ना ही आज के युग में जो हथियारों की लड़ाई है ये एंटी ह्यूमन हो गई है। एंटी नेचर तो बन ही गई है लेकिन एंटी ह्यूमन है। इसलिए हमें अब पीस के प्रोसेस से सारी प्रॉब्लमें, पूरी दुनिया की प्रॉब्लमें हल करना पड़ेगी और जम्मू कश्मीर जो इंडिया पाकिस्तान के बीच प्रॉब्लम है इसे इंडिया पाकिस्तान का एक कन्फेडरेशन बनाकर ट्राइलेटरल डायलॉग शुरू करवाना चाहिए और ट्राइलेटरल डायलॉग पर हमने पीस फोरम बनाए फिर और वो 2-3 फोरमों में पहले हमने पीस फोरम बनाया 90 में ही, फिर उसके बाद हमने फोरम फॉर डायलॉग बनाया, फिर हमने 2000 में आकर ट्राइलेटरल फोरम फॉर पीस एंड डायलॉग जो वो बनाया। तो उससे हम ये समझते थे कि जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम जब तक हल नहीं होगी तो इस वाले जम्मू कश्मीर की मुसीबतें तो जा ही नहीं सकती। अब भी लोग कहते हैं कि वहां आराम है, जम्मू कश्मीर में पीस है, दिल्ली में भी बहस होती है, पार्लियामेंट में बहस होती है, लेकिन मैं अभी बात कर रहा था तिवारी साहब से कि मैं हीरानगर तहसील का एक गांव का रहने वाला हूं, तो मेरे से इंटरनेशनल बॉर्डर कुल 8 किलोमीटर है और हम रोज तकरीबन अपने रिश्तेदार दोस्तों के पास जाते रहते हैं। अगर मिलिटेंसी की एक्ट अगर जौहरी में होता है, पुंछ में होता है या श्रीनगर में होता है तो बॉर्डर पर उसी वक्त चेकिंग शुरू हो जाती है कि कोई इधर से तो नहीं गुजरा, कोई इधर से तो नहीं गुजरा। अगर मीरा साहब या हरारतपुरा में कहीं वायलेशन हो जाती है बॉर्डर की और गोली चल जाती है तो हमारा पूरा बॉर्डर हीरानगर से लेकर करगिल तक जो है वो हिल जाता है। कोई ड्रोन अगर ऊपर से गुजरता है, हमारे वाला गुजर जाए या पार से गुजर जाए तो उसी वक्त हमारी चेकिंग शुरू हो जाती है बॉर्डर के लोगों की 5 किलो के मीटर की कि बताओ इधर कुछ फेंका तो नहीं, कोई चिट्टा तो नहीं फेंका, पाउडर तो नहीं फेंका, पैसा तो नहीं फेंका, हथियार तो नहीं फेंका। इसलिए ये मुसीबत तो हमें 75 साल से है। तो क्या ये मुसीबत का हल इस तरीके से होगा कि विजिटर आ गए, टूरिस्ट आ गए? हम इससे मानते हैं कि जब तक पाकिस्तान इंडिया की बातचीत नहीं होती और जम्मू कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल को या तो शांति की लाइन कह दो, उसको रेखा कह लो, या उसे एक्चुअल या उसे एक बॉर्डर मान लो, चाहे अंडरस्टैंडिंग का मैनेजमेंट कोई धारा मान लो, जब तक ये नहीं होती तो हमारी मुसीबत नहीं हल होती और तब तक हम जम्मू कश्मीर के मसले को मसला कहते रहेंगे और ये मसला रहेगा और उसके मैं लिए जो है एक ही आपसे तरीका खजूरिया साहब थोड़ा सा आपसे वापस मैं पीछे लेके जाना चाहूंगा आपको, क्योंकि इस समय देश भर में 370 की चर्चा हो रही है और इसलिए दर्शकों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जब विभाजन हो गया, विभाजन के बाद में जब पाकिस्तान के कबीलाई लोगों ने जब हमला कर दिया और हरि सिंह जो हैं उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी, तब एक एग्रीमेंट हुआ था
और वो एग्रीमेंट के अंदर केवल 3 मुद्दों को जो है वो केंद्र सरकार के पास रखा गया था, बाकी सभी मुद्दे राज्य के पास थे, रियासत के पास थे। तो एक तो बात मैं ये जानना चाहूँगा कि आप ये बताएँ कि वो एग्रीमेंट क्या था? और उसके बाद में फिर 370 कब जुड़ा उसके अंदर? या उसी का ये अभिन्न हिस्सा था? और फिर आप ये बताएँ कि क्या फिर जो 370 वाला जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, क्या फिर वो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट है जो हरि सिंह के बीच में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में हुआ था? तो ये 3 अलग-अलग सवाल हैं और ये तीनों का मुझे लगता है कि संक्षिप्त उत्तर देना पड़ेगा ताकि हम आपसे और भी सारी बातचीत हम कर पाएँ। इस चर्चा को अभी तिवारी जी जारी रखेंगे आगे। जी। डॉक्टर साहब, इसमें पहली बात तो ये है कि हमला 47 में अक्टूबर महीने हुआ और देश जो है वो 2 बन गए अगस्त में। और उस वक्त तक हमारे महाराजा जी इस बात पर थे कि मैं दोनों से रिश्ता रखना चाहता हूं। लेकिन अब इस पर अलग अलग व्यू पॉइंट आते हैं कि ये अंग्रेजों ने ही करवाया, कोई कहते पाकिस्तान ने करवाया, कोई कहते ये एक कबायली खुद ही जाग उठे और वो लूटमार करने के लिए आए। इस पर अभी तक आप सस्पेंस समझ लो, जब बात को किसी हर एक आदमी ने उसको ढक कर रखा कि ये हुआ कैसे। लेकिन एक हमला हो गया अक्टूबर महीने और उस हमले में वो बढ़कर कश्मीर के श्रीनगर के नजदीक आ गए। पुंछ रजौरी का इलाका उन्होंने आधा कवर कर लिया। तो उस वक्त राजा जी भागकर श्रीनगर से, उस वक्त सेक्रेटेरिएट 6 महीने के लिए श्रीनगर थी, तो श्रीनगर से वो जम्मू आ गए अपने टांगा रेड़ा लेकर, जो भी था उस वक्त ट्रांसपोर्ट के मैयर्स जो थे अवेलेबल वो लेकर आ गए। और जहां आकर उनको ये राय दे दी गई कि आप इंडिया से मदद मांगो। तो जब उन्होंने इंडिया से मदद मांगी तो कहते हैं कि जवाब आया कि आप तो हमारे साथ मिले नहीं हो, तो हम आपकी मदद कैसे करें। तो उस वक्त फिर एक मजबूरी समझ लो या कन्विंसिंग पावर समझ लो या कोई भी समझो, तो उनको राजा जी को ये कन्विंस किया गया महाराजा को कि आप असेशन करो इंडिया के साथ। तो उसने सेशन में करते वक्त ये कहा गया कि जो 1935 में ब्रिटिश इंडिपेंडेंस एक्ट के लिए कानून बनाया गया था, आइन बनाया गया था, मैं उसके तहत मानता हूं कि इंडिया एक मेरा नजदीकी कंट्री है, सॉवरन कंट्री है, और मैं उसके साथ जैसे अंग्रेजों के साथ मैंने समझौता किया था, मैं उसी तरीके से इंडिया के साथ भी करने को तैयार हूं, जिसमें 3 डिपार्टमेंट जो इंडिया रखे अपने पास, बाकी जो मेरी आजादी रहे। और उसमें ये हमारे पास रिटर्न है ये चीजें, उसमें ये भी लिखा गया था कि आप अगर कोई चीज तब्दील भी करोगे कल को अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मैं नहीं मानूंगा जब तक मेरी जनता या मेरी असम्बली या मेरा जो भी उस वक्त स्ट्रक्चर होगा वो नहीं मानेगा। तो ये उसी जो एग्रीमेंट ऑफ सेशन है उसमें ही लिखा गया था। अब उसमें अलग अलग लोग कहते रहते हैं कि इसमें ये लिखा था वो लिखा था, लेकिन एक्चुअली जो एग्रीमेंट सेशन है वो अवेलेबल है आजकल, तो उस पर भी है, गूगल पर भी है, लेकिन है कि ऐसे भी अवेलेबल है वो। तो उस पर जब उन्होंने लिखकर दे दिया तो फौजें आ गई। उसके तहत साथ ही ये डिमांड रखी गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, खासकर जो नेहरू का नाम आता है, कि उन्होंने कहा कि आपने एक पॉपुलर लीडर को अरेस्ट करके रखा हुआ है, शेख अब्दुल्ला जी को, उनको छोड़ दो ताकि वो हमारी मदद करे जनता के साथ मिलकर। और वाकया ऐसा ही हुआ, जब उसको छोड़ा गया उसने बाहर निकलते ही मलेशिया खड़ा किया, जेके मलेशिया, और उस मलेशिया में औरतें भी भर्ती हुई, लड़कियां भी भर्ती हुई, और उनको देसी राइफलें वगैरह देकर उन कबायलियों के सामने खड़ा कर दिया गया। और उसके बाद फिर फर्स्ट सिख जो रेजिमेंट थी वो श्रीनगर में उतरी, और उसने आकर 26 तारीख को उसने फिर आकर हमारे लड़ाई लड़ी, और जितना पीछे कर सकते थे वो कर दिया गया। लेकिन उस वक्त एक राय ये बनती है कि वो आगे भी जा सकते थे, पूरा खाली करवा सकते थे, लेकिन हालत ये हो चुकी थी, एक तरफ माइग्रेशन शुरू हुई थी 47 के दो देश बनने के लिए, दूसरा बॉर्डर पर प्रॉब्लम थी, तीसरा रोटी की प्रॉब्लम हो गई थी, जम्मू कश्मीर के अंदर भी हो गई थी और इंडिया के अंदर भी थी। तो नेहरू ने कहा कि हमें इस वक्त रुकना चाहिए, अगर कोशिश की जाए तो उसके बाद हम बात करेंगे। अब वो रुकना समझ लो रुके, और वो रुककर उसके पास यूएनओ के पास चले गए,
और यूएन ने उसको स्टे समझो कि वो एक किस्म जहां थे वहां खड़े हो जाओ, और उसका नाम रख दिया उस वक्त सीज फायर लाइन, जंगबंदी लाइन, और अपने जीपें भेज दी इधर कि ये रखवाली करेंगी, ना आप बढ़ोगे आगे ना आप बढ़ोगे। और वो तब तक आज तक, तब से लेकर वो जीपें जहां पड़ी हैं, उसके उनके 3 दफ्तर जहां पर है, एक मुजफ्फराबाद में है, एक श्रीनगर में है, एक जम्मू में है। और यूएनओ के दफ्तर जहां पर है वो घूमते रहते हैं, अपनी जीप्स लेकर, कारें लेकर घूमते रहते हैं, क्या देखते हैं क्या नहीं। लेकिन वो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसका नाम जंगबंदी लाइन का नाम सिर्फ बदला शिमला एग्रीमेंट में। शिमला एग्रीमेंट में सिर्फ एक तरक्की हुई हमारी कि वो नाम जंगबंदी लाइन से एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया। और वो तब से लेकर हम ये देख रहे हैं वहां रोज हलचल होती रहती है। जब ज्यादा हो जाती है तो सारा बॉर्डर सेंसिटिव कर दिया जाता है, और जब कम रहती है तो थोड़ा कम रहता है। खुद वैसे ये ऐसा है कि त्योहारों पर, चाहे दिवाली है चाहे ईद है, अपनी बर्फी, अपनी स्वीट्स एक्सचेंज करवा लेते हैं, और लोगों को देखने नहीं देते उस तरफ, लोग मुंह नहीं करें इधर। बस प्रॉब्लम यही है कि हमें हमारी पट्टी जो 5 किलोमीटर की है, 450-500 किलोमीटर है, हीरानगर से लेकर करगल तक, वो पट्टी दुखी है टोटल। उसको कभी सुख की नींद नहीं सोया जाता, रात को उसने सोना है लेकिन ये सोच करके शायद सुबह उठना पड़े, भागना पड़े, रात को भागना पड़े। और कई लोग तो माइग्रेट करके, और बड़े सोशल बड़े प्रॉब्लम में आती हैं, रिश्तेदारियां करना प्रॉब्लम हो जाती है। कोई लड़की नहीं देता उधर बॉर्डर वाले को, बॉर्डर वाला ये सोचता है कि मैं शहर में चला जाऊं, और ऐसी प्रॉब्लमें रहती हैं। लेकिन लोग दिलेरी से जी रहे हैं, बस समझते हैं कि हमारा शायद ऐसा ही हाल रहना है और हमें ऐसे ही रहना है। ये एक प्रॉब्लम वो बनी है इसकी। दूसरा ये कि उस वक्त के तहत जो हमने आज तक जो समझौते किए, जो भी जिसने भी बात की, उसने ये हमें अभी तक नहीं बताया कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में सीटें रखी गई हैं कि हम इलेक्शन करवाएंगे पार्ली तरफ, वो क्या मतलब है। अगर तो ये सब कुछ आपका हो गया है तो फिर हम जब कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को इसका लाइन ऑफ कंट्रोल को पक्का बॉर्डर बना दो, वो कहते हैं नहीं हमने वो लेना है, हमने अब इलेक्शन करवानी है वहां पर। तो जब हम कहते हैं कि वो हमारा जम्मू कश्मीर है, तो वो कहते हैं आप नहीं कह सकते, जो वो तो पाकिस्तान का है, आप क्यों नाम लेते हो उस जम्मू कश्मीर का। तो मतलब है कि लोगों की रिश्तेदारी है, इस तरफ पुंछ में रिश्तेदारी है, रजौरी में रिश्तेदारी है, कश्मीर में रिश्तेदारी है। वो शादी करने के लिए अमृतसर से होकर फिर वापस कश्मीर में उसी जगह पहुंचते हैं जहां हम एक शाल लगाकर पार चले जाते हैं। लेकिन ये हल नहीं करते उसके लिए। तो इसलिए ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं हल हुई है। और इसके लिए अगर सेंटिमेंट कहा जाए कि अब खत्म हो गया, ये भी नहीं है। सेंटिमेंट्स भी लोगों के हैं, चाहे वो जेलों में ठूंस दिए हैं, चाहे वो साइलेंस में है। और जो साइलेंस है ये भी हमें लगता है ये बड़ा खतरा है, ये कोई साइलेंस ठीक नहीं है। और फिर ऊपर से अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट ने जो चाहा वो कर लिया जाता है। ये हमें हैरानगी लगी है, क्या प्रेसिडेंट के पास लोगों के राय से भी ऊपर पावर आ गई। तभी वी द पीपल कहाँ गया कॉन्स्टिट्यूशन में। वी द पीपल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग हैं, पावर वो रखते हैं। पॉलिटिक्स अबव दैन द लॉज ऑफ लैंड, पॉलिटिक्स डिटरमिन द फ्यूचर ऑफ सोसाइटी। राजनीति को खत्म कर दिया गया, प्रेसिडेंट इलेक्टेड जो है वो सबसे ऊपर आ गया। फिर दूसरा ये कि कहते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो 2 बार पहले भी फैसला दिया है, 3 जजों ने, कि ये नहीं हटाई जा सकती 370 या 35A, क्योंकि ये असेंबली को पूछे बगैर नहीं हटाई जा सकती। लेकिन बीजेपी ने कॉन्स्टिट्यूशन को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपना मैनिफेस्टो रखा हमेशा कि हम हुकूमत बनाएंगे तो हम इसको तोड़ेंगे, खत्म करेंगे। इन्होंने ये कभी नहीं माना कि ये पक्की है। तो अब कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो बोलेगा कोई, तो उसका मतलब है वो गलत है। खुद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपना मैनिफेस्टो बनाकर प्रचार किया, सारे हिंदुस्तान में भी और रियासत जम्मू कश्मीर में भी। तो इसमें फैसले के तहत भी जम्मू कश्मीर की जनता में कोई खुशी की लहर दौड़ी वो नहीं है। जम्मू में भी इस बार 5 अगस्त 19 के फर्क के हिसाब से आज ये फर्क है कि लोगों को ये पसंद नहीं आया कि हमारा जो दरबार गया है, हमारा जो जहां से 370 गई है, लैंड का कानून चले गए, नौकरी के कानून चले गए, ये हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। ये लोगों के अंदर अभी भी बैठी हुई है।
मैं थोड़ा सा खजूरिया साहब वापस फिर से आपको लेके चलता हूँ। मैं जब जब जाता हूँ जम्मू कश्मीर, एक ही बात वहाँ पर सुनने को मिलती है कि दिल्ली के जो हुक्मरान हैं, उन्होंने अपनी सत्ता को हर समय थोपने का काम किया है, कभी डायरेक्टली, कभी इनडायरेक्टली, कभी चुनाव के माध्यम से, कभी दूसरे तरीके से। और अगर चुनाव फ्री एंड फेयर हो जाते, तो शायद कश्मीर का कुछ हल हो सकता था। इसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं, एक राय जे है कि दरअसल जो लोग पूरा टोटल आइडिया जम्मू कश्मीर के बारे में रखना चाहते हैं, उनको तो इलेक्शन में जीतने नहीं दिया जाता। एक टेस्ट उन्होंने 87 में किया था, पहले तो ये टेस्ट भी नहीं करने दिया, लेकिन 87 में आकर उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई मफ के नाम पर, और उसमें सभी वो लोग थे जो एक नया अल्टरनेटिव जम्मू कश्मीर का ढूंढते थे। इस अल्टरनेटिव से नए अल्टरनेटिव पर बात करना चाहते थे। अगर असेंबली में पहुंचते तो वो बात करना चाहते थे कि इसका हल लाइन ऑफ कंट्रोल होते हुए क्या हो सकता है, या लाइन ऑफ कंट्रोल के पार या इस पार के रिश्ते कैसे ठीक किए जा सकते हैं। उसको इन्होंने कामयाब नहीं होने दिया। वो कहते हैं सारा जो एक अब आम लोगों की राय बन चुकी है कि 87 की इलेक्शन को रिग किया गया, और रिग करके इन्होंने वो छीन ली सारी जो मेजॉरिटी थी, और उस मेजॉरिटी के बाद ही वो लोग गुस्से हो गए, और गुस्से होकर उन्होंने फिर मिलिटेंसी का रास्ता अपना लिया। वो तो 87 के बाद तो ऐसा ही हुआ है। तो उसके पहले भी ये ऐसा करते रहे हैं कांग्रेस के समय भी, चाहे वो 57 की इलेक्शन थी बख्शी के टाइम की, चाहे वो 66 की थी, 67 की, चाहे 72 की थी। तो उस वक्त भी ऐसा करते रहे, अपनी मर्जी के ही इनके आते रहे लोग, यही ऐसा होता रहा। अच्छा सर, एक चीज देखते हैं कि कश्मीर में खास करके शेख अब्दुल्ला वहाँ के सबसे पॉपुलर लीडर थे, और वहाँ की पूरी राजनीति तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही बीच रही है। और शेख अब्दुल्ला से पंडित नेहरू के ताल्लुकात भी बहुत अच्छे थे, बेहतर थे। तो एक तरफ तो राजशाही था, और राजशाही के खिलाफ शेख अब्दुल्ला साहब थे। तो शेख अब्दुल्ला और नेहरू के बीच का जो इक्वेशन था, क्या उसके चलते उसका अस्थायी समाधान उस समय नहीं किया जा सकता था? नहीं, शेख के टाइम नेहरू ने जो पूरा तैयारी कर ली थी, और 64 में उसको उन्होंने मार्च महीने उधर पाकिस्तान भी भेजा, और बातचीत करने के लिए कि हम एक साझा कोई मैनेजमेंट कॉन्फेडरेशन, क्योंकि उस वक्त लोहिया का भी एक बड़ी आवाज थी लोहिया भी इंडिया में, और लोहिया ने इंडो पाक कॉन्फेडरेशन का भी स्लोगन दिया हुआ था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान ने एक कॉन्फेडरेशन बना लेनी चाहिए। तो उस वक्त नेहरू ने देखा था कि ये आम राय इंडिया में भी बन सकती है, तो अगर पाकिस्तान वाले मान जाएं तो हम इंडो पाक कॉन्फेडरेशन बनाकर इस मसले को हल कर लें। उन्होंने शेख अब्दुल्ले को ही भेजा था, और उसके साथ एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जूनियर मिनिस्टर भी था। लेकिन वो बातचीत अभी हो ही रही थी, तो 27 मई को नेहरू जी को हार्ट अटैक हुआ, वो चले गए इस दुनिया से। शेख अब्दुल्ले को फिर वापस आना पड़ा। उसके बाद वापस आकर फिर वो जब वापस आया तो इधर जो पर जो लोकल उस वक्त जो हुकूमतें थी, वो शेख अब्दुल्ले के प्रेशर को सहन नहीं कर पाते थे। उन्होंने फिर सादक के टाइम फिर उन्होंने अरेस्ट कर लिया उसको, और अरेस्ट करने के बाद फिर वो शेख 72 तक वो अरेस्ट ही रहा। 72 में फिर उसको जब कतर की लड़ाई में दो टुकड़े हो गए पाकिस्तान के, तो फिर इंदिरा ने कहा कि अब शायद शेख अब्दुल्ला जो है वो अपने स्टैंड पर कुछ ना कुछ डील करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की ताकत तो कम कर दी है। तो वैसा ही हुआ कि शेख अब्दुल्ला मान गया कि चलो मुझे चीफ मिनिस्ट्री ही दे दो, मैं वापस आने को तैयार हूँ। तो वो इंदिरा शेख का कार्ड हुआ, और उस कार्ड में आकर वो उसको 75 में चीफ मिनिस्ट्री दी थी। ये इस तरीके से हुआ था। तो इसका मतलब कि पंडित नेहरू के बाद कांग्रेस का भी स्टैंड बदल गया क्या? लगता है ऐसा, लोग यही महसूस करते हैं कि नेहरू के बाद कांग्रेस के अंदर इंदिरा के साथ या इंदिरा के बाद आज तक कांग्रेस के अंदर भी वो एलिमेंट, सेकुलर एलिमेंट, डेमोक्रेटिक एलिमेंट, या उस किस्म की साइंटिफिक टेम्परामेंट की जो लीडरशिप थी वो कम होती गई। जी।
अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि कांग्रेस ने भी वहां सरकार बनाई। तो जब वहां सरकार कांग्रेस की बन गई, इसका मतलब कि वहां के असेंबली में भी कांग्रेसी वो मत के लोग हो गए। तो क्या उस समय भारत और ये कश्मीर के बीच में एका बन करके, एक मत होकर के लोग वो पहल नहीं किए? नहीं, उस वक्त दरअसल मूवमेंट जो जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी 2005 में, वैसे तो मुफ्ती के साथ ही बनी, 3 साल मुफ्ती ने किए, 3 साल गुलाम नबी आजाद ने किए। तो उस वक्त जो मिलिटेंसी का ग्राफ था वो तो डाउन हुआ था, लेकिन आइडियोलॉजिकल लीडरशिप का ग्राफ जो था वो अभी अप था। वो कहते थे बातचीत अगर उनसे हो फिर बातचीत आगे बढ़ती थी। और कहते हैं, अब लोगों के अलग अलग अंदाजे हैं, और मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम बातचीत आगे बढ़ी भी थी। मनमोहन सिंह ने तो इनसे मुलाकात भी की, सईद अली शाह गिलानी, मीर वाइज, या वो उस वक्त वो तो प्रोफेसर अब्दुल गनी थे, या और दूसरे लीडर थे, वो उनके साथ यासीन मलिक के साथ उन्होंने बात मुलाकात भी की। लेकिन उस वक्त अपोजिशन का इतना डर था कि मनमोहन सिंह शायद फैसला नहीं कर पाते। अगर बातचीत हो जाती तो शायद कोई एग्रीमेंट हो जाता। अच्छा, देखिए, हम देखते हैं कि वहां पर अलगाववादी आंदोलन वो शेख अब्दुल्ला के अनुपस्थिति में शुरू हुआ और तेज हुआ। उसका क्या असर पड़ा, कब हुआ? नहीं, अब उसे नाम पड़ गया अलगाववादी आंदोलन। दरअसल वो आंदोलन जो था वो असल में मोर डेमोक्रेसी का ही था, जो वायदा किया हुआ था, जिसको 53 में ही आपस में वो टूट गया था। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसने जो आइन बनाया, उस आइन को जो आस्ता 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 घिसाते गए, उस आइन के खिलाफ ही दरअसल वो मूवमेंटें थी, जो मिलिटेंसी की मूवमेंट भी कहते हैं हम, अलगाववाद की। वो कहते थे हमारा राइट वापस कर दो, वो राइट जो दिया है वो दे दो वापस। वो राइट अगर दे देते उसी तरह, तो फिर तो इंडिया से कोई लागू होने को तैयार नहीं है। हमारी समझ तो ये बनती थी। तो उस राइट को देने में इंडिया को प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम इंडिया यही समझता है कि शायद एक तो दूसरी रियासतों को शायद और ज्यादा हमें करना पड़े, यूनियन फेडरलिज्म का रास्ता पकड़ना पड़े, और रियासतें भी कहेंगे। और एक जो उनके अंदर भी एक मेरे ख्याल में जो आज दिखाई देता है कि जब मोदी की सरकार बनी तो उसी में से 50-100 आदमी आज एमपी बन गया कांग्रेस से निकल कर ही। तो इसका मतलब उस आइडिया के लोग वहां पर खड़े थे और वो उनका प्रेशर था। और आज मोदी को भी लगता है कि अगर हम इस आइडिया को मान जाते हैं तो फिर हमें बहुत सी रियासतों को और ये आइडिया बातें देना पड़ेंगी, जैसे पंजाब भी है, नागा नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स भी हैं, तो उधर भी देना पड़ेगा। इसलिए वो आइन के खिलाफ है ये चीज। आइन में तो है ये यूनियन ऑफ स्टेट्स जो इंडिया का बनाया हुआ है इन्होंने, आइन हमारा आइन तो देता है फेडरलिज्म के तहत, लेकिन उसको लागू करने में कंसेप्ट ये बदल गया है कि जितनी ताकत सेंटर के पास रहेगी उतना देश इकट्ठा रहेगा। ये कंसेप्ट जो है वो आड़े आता है। जी। अच्छा, बात के दिनों में तो पाकिस्तान को, जैसे पाकिस्तान को तोड़ दिया गया, बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तो उस समय तो मॉरल डाउन था पाकिस्तान का। क्या उस समय हम लोग उसको कब्जा कर सकते थे, पीओके वाला इलाका इसको पूरा कर सकते थे? लेकिन इंदिरा ने उस वक्त तो दिलेरी दिखाई। 72 में जब शिमला एग्रीमेंट किया तो उसमें उन्होंने भुट्टो के साथ एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल डिक्लेयर कर दी, दूसरा ये कह दिया कि हम यूएनओ से वापस ले लेंगे रेजोल्यूशन और आपस में बातचीत करेंगे, तीसरा उन्होंने कह दिया कि 90,000 फौजी जो मैं वापस देने को तैयार हूं। जब ये सब कुछ हो गया तो इसका मतलब हल करवाने के बजाय जा तो जो प्रोसेस शुरू करना चाहती थी वो, जब वो नहीं पूरा हो सका, जा ये है कि इस टैंगल से निकलने की कोशिश की गई कि चलो पहले निकलो तो सही बाहर, उसके बाद बात करेंगे। उसके बाद भुट्टो नहीं रहा। अच्छा सर, ऐसी हालत में वो जो पीओके का इलाका है, तो उस पर ये पाकिस्तान का कब्जा है उसमें? हाँ, कब्जा तो है, ढीला डाला ही कब्जा है। वहां भी लोग जो हैं वो आज भी स्टेट सब्जेक्ट 35 है उनका, तो कभी भी वो वहां पर चलता है। वहां पाकिस्तान का कोई आदमी नौकरी नहीं कर सकता।
पढ़ाई तो अपनी है, यूनिवर्सिटी अपनी है, हाई कोर्ट अपनी है, प्रेसिडेंट है वहां पर, सदर रियासत है जम्मू कश्मीर का, वहां प्राइम मिनिस्टर है जब वहां पर पोस्ट आज भी। अच्छा, इसका वो मतलब कि कश्मीर और पीओके की एक जैसी स्थिति है। हाँ जी बिल्कुल वहां, लेकिन लोग वहां चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से भी निकलें, लेकिन निकल अच्छा कर कहाँ जाएं? ये कहते हैं कि जी। हिंदुस्तान में आ जाओ, फिर हिंदुस्तान जी में जब वो देखते हैं तो फिर कहते हैं अब हम इधर ही रहेंगे अभी। लेकिन कई लोगों का जो इधर लोग आते हैं हमारे जम्मू को पुंछ राजौरी में अपने रिश्तेदारों के मिलने मुलने, वो यही बातें सुना कर जाते हैं कि लोग जम्मू कश्मीर के इकट्ठे होना चाहते हैं। अच्छा अच्छा सर, वो जो अक्साई चीन वाला जो इलाका है, तो उसी क्या स्थिति है उस पर? तो ये चीन पूरी तरह कब्जा किए हुए, वहां की शासन व्यवस्था कैसी है? वहां जम्मू कश्मीर के इस वक्त की किसी लीडरशिप की या किसी एक्टिविस्ट की कोई अप्रोच नहीं, चाइना अच्छा के बोलो अंदर नहीं अप्रोच है, लेकिन वहां पर है लोग वहां भी चाइना के सिस्टम के खिलाफ है। अच्छा, तो अभी ये जो मौजूदा स्थिति हुई है और 370 और 35 से खत्म करने का, तो ये तो एक तरीके से वो क्या कहते हैं कि पूरा पूरा कश्मीर को कैद करके उसको किया गया है। तो क्या इसको लोग वहां पर इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को मान लेंगे? नहीं आज इस वक्त तो मजबूरी है, लेकिन आंधी हो मगर लंबे समय तक नहीं दबा पाएंगे, लोग बोलेंगे आखिर। अच्छा, अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि आप वहां पर जल्दी से जल्दी आप चुनाव करा दीजिए और उसको सितंबर तक आप चुनाव करा दीजिए, तो क्या आपको ऐसी स्थिति लग रही है कि लोकसभा के साथ उसका भी चुनाव वहां कराया जा सकता है? हो सकते हैं। और अगर वहां चुनाव हो जाता है और उसको जो पूर्ण राज्य का दर्जा भी अगर मिल जाता है कश्मीर को, तो क्या ये पीओके वाला इलाका इसमें उनकी सहमति बन सकती है, वो लोग आ सकते हैं इसमें? और डिपेंड करेगा अगर असेंबली में मेजॉरिटी आ गई किसी ऐसे ख्यालात वालों की, तो वो तो रख देंगे प्रस्ताव। तो अब ऐसी हालत में तो एक तो चीज ये है कि अभी फिलहाल जो मौजूदा शासन है हमारे यहाँ हमारे यहाँ देश में, तो भारतीय जनता पार्टी, तो एक तो ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर बहुमत में आ पाएगी या ये लोग जीत भी पाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी वहां आ जाती है अपना पूर्ण बहुमत में, आप तब जो तो क्या स्थिति समझते हैं, क्या हो पाएगा वहां पर, क्या होगा? कोई कुछ नहीं, बदलाव कुछ नहीं होगा, लोगों के दिलों को नहीं बदल सकती है। ठीक है कि लोग और 5 साल चुप रह जा लेंगे और जेलों में रहेंगे। नई जेल बन रही है एक बहुत बड़ी, कल गवर्नर साहब ने कहीं उद्घाटन किया कि हम बहुत अच्छी जेल बना रहे हैं, बहुत बड़ी जेल बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, और मान लीजिए वहां अगर चुनाव होता है और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं या ये भाजपा के अलावा अगर शासन आ जाता है और वो मिक्स शासन आता है, अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उसमें रहती है, अपना महबूबा मुफ्ती भी आ जाती हैं, और उसमें अगर सबको मिला करके जिसको कहते हैं ये आज की तारीख में एक प्रेसिडेंट जैसे इंडिया अगर वहाँ बहुमत में आ जाता है, तब क्या स्थिति रहेगी? नहीं फिर अगर आ जाता है बहुमत भी तो रेजोल्यूशन पास करेंगे पीपल के हक में। ये करना पड़ेगा इनको, इनको चलना मुश्किल हो जाएगा फिर, क्योंकि आवाज तो है वही उन्हीं गलियों में से ये लोग लाते हैं, जहां लोग इकट्ठे करते हैं वो उन्हीं गलियों से लाते हैं जहां पर ये आइडियाज हैं। तो वो इस वक्त तो कहते हैं जाओ इसकी थोड़ी हाजिरी बढ़ा दो, डाल दो वोट, कम से कम इससे छुटकारा हो, लेकिन आइडिया तो नहीं ना बदल पाएंगे जी। अच्छा सर, एक चीज देखते हैं कि वहां जैसे वैचारिक रूप से तो देखिए 2 या 3 विचारी है। एक तो लेफ्ट की आइडियोलॉजी है, इनकी अपनी चिंतन है, थिंकिंग है, और एक ये जो ये कम्युनल आइडियोलॉजी है जिसका प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और ये महबूबा मुफ्ती है और कांग्रेस है, तो इन सारे लोगों का क्या एक साथ ये लोग इकट्ठा हो पाने की स्थिति है वहां पर? अब डिपेंड करेगा जे इंडिया जो अलायंस इंडिया में बना हुआ है उसके मेंबर हैं ये सारे,
वहां पर जे क्या लाइन लेते हैं उसी के मुताबिक जे रियासतों में लाइन लेंगे, सभी रियासतों में, देश में भी और रियासत में, जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं कि क्या ये इकट्ठे होकर चलते हैं नहीं चलते हैं। अगर इकट्ठे होकर चलेंगे तो कांग्रेस को फिर थोड़ी सी इनको डील देना पड़ेगी, एनसीपीडीपी को उसमें शेयर देना पड़ेगा। तो अगर कांग्रेस कहेगी कि नहीं मैंने सब कुछ करना है, तो फिर दूसरी पार्टियां तो नहीं उनके साथ चलेंगी। तो आज की तारीख में वहां पर जैसे उधर से हमारे जम्मू कश्मीर में एक फिनोमेना गुलाम नबी आजाद का भी बढ़ता जा रहा है जी, उसका भी एक एक्सपीरियंस है, पुराना लीडर है, उसके कॉन्टैक्ट्स हैं, मोबिलाइज तो वो भी कर रहा है। अच्छा, ये कहा जाता है कि जैसे गुलाम नबी आजाद तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं, तो ऐसी हालत में क्या कोई समीकरण वहां बन सकता है? अगर गुलाम नबी आजाद ही अगर वहां फुल फ्लेज आ जाते हैं, अपना सत्ता में बहुमत पा लेते हैं, तब क्या स्थिति रहेगी? लोगों की एक शक है, मन में शक होता है ना, जो वो है कि अगर इसको कुछ थोड़ी सी अगर कामयाबी मिल गई तो शायद बीजेपी को एक शेख अब्दुल्ला और मिल गया। बीजेपी को शेख अब्दुल्ला मिल गया मतलब तो ये कल को ये भी कह सकते हैं कि कश्मीर में हमने मुस्लिम लीडर को बना दिया कुछ ना कुछ। तो फिलहाल जैसे जो स्थिति है इस समय देश की, कि कश्मीर तो सबके लिए समस्या बना हुआ और सबकी भावनाएं वहां जुड़ी हुई हैं, और वहां जो कुछ भी गतिविधियां हो रही हैं और खास करके मानवाधिकार का जिस तरीके से वहां हनन हो रहा है, उससे तो पूरा देश चिंतित है, पूरा देश क्या पूरी दुनिया चिंतित है उससे। तो उससे निकलने का रास्ता क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई रास्ता निकल पाएगा? हमारी समझ में तो यही आता है कि डायलॉग शुरू किया जाए, और पाकिस्तान तैयार है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ डराते हैं ना, लेकिन अब पाकिस्तान भी बातचीत करके उसकी हालत भी पतली होती जा रही है इकोनॉमिक तौर पर। उधर से चाइना का प्रेशर भी है। अभी चाइना ने हमारा गलगित बल्तिस्तान का इलाका लीज पर ले लिया है, जम्मू कश्मीर का इलाका, क्योंकि वहां पर वो ग्वादर में एक पोर्ट बना रहा है, और उसके लिए उसे सड़कें भी चाहिए, टनल भी लेने हैं, वहां पहुंचाने हैं। ग्वादर से वो सीधा फिर सारे ईरान वगैरह जो एशिया, साउथ एशिया आता है, अरब कंट्री तक वो वहां आसानी से पहुंच सकता है वो। तो इसलिए वो ग्वादर उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वो है। तो सी पैक एक एग्रीमेंट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो उस पर अभी परसों उन्होंने एक बहुत बड़े दस्तखत किए हैं, और हमारा ही गलगित बल्तिस्तान का इलाका जो रियासत का है वो उस लीज पर दे दिया है। तो उस पर जब चाइना का भी स्टेक है, और उसने जम्मू कश्मीर पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर अफसोस जताया है चाइना ने भी। पाकिस्तान ने तो जताया, चाइना ने भी अफसोस जताया, कल पेपर में भी आया था ये। तो इसलिए ये फोर्सें हमें घेर कर बैठी हुई हैं, अगर इजराइल से फुर्सत मिलेगी इनको तो इधर आ जाएंगे। अच्छा सर, ये पाकिस्तान और चीन का तो कहीं सीमा आपस में मिलती नहीं है, तो उनको उससे लीज पे लेने का तो जम्मू कश्मीर वाली सीमा मिलती है। जम्मू कश्मीर की सीमा जो है वो सब मिलती है उसी के साथ, आधी हमारी मिलती है, आधी उसकी मिलती है। तो बिना हमारी सीमा में वो प्रवेश किए तो ये इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, नहीं जा सकता है? नहीं, इंडिया ने तो ऑब्जेक्शन नहीं किया कोई भी सी पैक पर। तब फिर नहीं, तब तो ऐसी हालत में तो अगर पाकिस्तान उसको दे भी देता है तो उनकी मंशा तो पूरी होगी नहीं, जब तक भारत पर कब्जा नहीं करेंगे, भारतीय भूभाग पर कब्जा नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो वो कश्मीर पर भी आंख रखा है उसने। जी जी जी, लेकिन भी रखता है वो आंख, उसको पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज का खजाना है जहां पर जी। और खासकर ले हमारा जो है वो पेट्रोल है उसमें इतना के हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा पेट्रोल है। अभी लिथियम निकल रहा है हमारी जम्मू रीजन में, रियासी में, वहां का ठेका हो गया इंटरनेशनल फर्म किसी को। जी जी, तो ऐसी हालत में जो भी फिलहाल स्थिति बनी हुई है कि भारत में तो भारतीय जनता पार्टी इतना अग्रेसिव रूप से ये कश्मीर में कदम तो उठा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी 2024 में क्या होगा, इसका क्या होगा, अभी तो भविष्य निश्चित नहीं है। और कुछ नहीं कहा जा सकता।
जैसी संभावना व्यक्त की जा रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी भारत के संसद में बहुमत खो देती है और इसकी सरकार नहीं बनती है, उस हालत में आप उसको कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं? क्या आप चीन से लड़ाई लड़ना पड़ेगा? हम इतना ही महसूस करते हैं कि शायद हमें थोड़े डेमोक्रेटिक राइट मिल जाएं, बोलने के, बात रखने के, रिप्रेजेंट करने के, जलसा जुलूस करने के। अभी तो हमें फिलिस्तीन पर वो आपको पता ही है शायद कि 20 अक्टूबर को हमने रैली करनी थी, हमें रात को ही अरेस्ट कर लिया। और अब 147 मुल्कों ने इजराइल के खिलाफ बिल प्रस्ताव पास किया, उसमें इंडिया ने भी वोट दिया कि हम फिलिस्तीन को नहीं छोड़ सकते, जो हम इसके साथ हैं, इजराइल के खिलाफ हैं। तो जो हम बात 2 महीने पहले कही थी वो बात आज ये कह रहे हैं, लेकिन खुद बर्दाश्त नहीं करते हैं कोई और कहे। खुद तो मोदी रोज कहता है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो वन अर्थ वन फैमिली तो तभी होगी कि सबको रहने की जगह दोगे, तब डाइवर्सिटी को टॉलरेट करेंगे तभी होगा ना जी। अच्छा, एक यहाँ पर बड़े जोर शोर से मतलब प्रसारित किया गया था कि 370 हट जाएगा, 35 से हट जाएगा, तो वहां पर अपना लोग जा करके वहां पर अपना शादी विवाह भी कर सकते हैं और वहां पर ये जमीनें क्रय परचेज कर सकते हैं। तो उसका कुछ असर दिखाई पड़ रहा है नहीं उसमें? तिवारी साहब ये है कि कश्मीर में तो ये एक रात नहीं काटते फालतू। कश्मीर रीजन है जो वो वेदर के हिसाब से भी, कस्टम के हिसाब से और वहां के एनवायरनमेंट के हिसाब से कोई आदमी फालतू वहां रह नहीं सकता। कोई कल को वहां पर जगह खरीद कर कोई मकान बनाएगा, फिर रहेगा, फिर तब्दील करेगा किसी को, वो मिलिट्री के टेंट में ही रह सकता जो कोई रह सकता है। तो कितनी देर रखेंगे ये आर्मी? जी, सिविल आदमी नहीं रह सकता वहां पर। इवन हमारे जम्मू का 500 साल 300 साल हमारी हिस्ट्री है इकट्ठे एक राजा के नीचे। हमारे जम्मू के लोगों के मकान वहां नहीं है, हम नहीं रह पाए। कोई हमारा पिछले फैमिली का एल्डर्स जो है जिनके पास नौकरी भी दी थी राजा ने, उनको जमीनें भी दी थी, जगीरें भी दी थी कश्मीर में, वो रहते जम्मू में थे, काम उनसे करवाते थे, सेबों में, बाग में, जब खेतों में, लेकिन रहते वो जम्मू में थे। खुद मकान बनाकर वहां नहीं रहे, तो वहां ये क्या तब्दील करेंगे फिर? जम्मू में जोर डालेंगे, ये 2 डिस्ट्रिक्ट जम्मू के हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट इन पर जोर डालेंगे, ये बन जाएंगे मणिपुरी और मतई और कुकी। जम्मू वाले तो भागेंगे फिर आगे कहीं पहाड़ों पर। जी जी, खजूरिया साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दर्द ये पूरे जम्मू कश्मीर का दर्द है और वहाँ जिस विषम स्थिति में वहाँ की जनता फंस गई है ये सत्ता संघर्ष में, उसमें जाहिर सी बात है कि हमारे पूरे भारत, ये पूरे देश की ये गहरी संवेदना है उसके साथ। और पूरे देश में मणिपुर से लेकर के और ये कश्मीर तक जिस तरीके से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है और उसमें जनता पिस रही है, इससे हम जल्दी ही हम उससे निजात पा पाएंगे। उसके लिए आईडी खजूरिया साहब का पीस मूवमेंट के लिए हम अपनी बहुत ही शुभकामना व्यक्त करते हैं और उसके साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं।